तो गाइस फाइनली यहाँ पर हम पीईटी प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं किनका, अंकित भाटी सर का। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लेने वाले हैं। 2022 का एकदम अपडेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सारा क्रेडिट जो है वो इन्हीं को जाता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। बता दूं कि इसका सारा क्रेडिट जो है अंकित भाटी सर को जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है। पहले यहाँ पे हिस्ट्री के 5 प्रश्न देख लेते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ठीक है, हड़प्पा काल जो है जहाँ जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, अब उसके समय में जो पद्धति है सामाजिक वो कैसी थी, तो वहाँ पे उचित समतावादी पद्धति थी। ठीक है, कैसी थी, उचित समतावादी पद्धति थी वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आपको कंटेंट चाहिए बढ़िया। तो कहते हैं 2 में कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए जो सांख्य, योग, न्याय, वैसे ये सब क्या है, आपके वेदांत हैं। कितने वेदांत होते हैं? 6 वेदांत होते हैं। अब इनकी जो कहते हैं ना कि भारतीय दर्शनों में स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति दर्शाई गई है वो किस युग में दर्शाई गई है, तो याद रखेंगे ये किसके हैं, ये वैदिक युग के हैं। ठीक है, सभी को पता है ये किसके हैं, वैदिक युग के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहते हैं कि हर्षवर्धन ने जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ पर किया करता था। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ पर किया करता था, तो याद रखेंगे प्रयाग, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था। ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था। अब किसने इसको शुरुआत किया था, याद रखेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर इसका शुरुआत किया था। अब जो कार्य पूरा कराया वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का यहाँ पे बात करें, गुलाम वंश के समय की ये बात है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरू किया था और जो काम पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिएगा 5 वाला। तो कहते हैं यहाँ पर भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना होती है वह किसके कार्यकाल में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली बार भारत में जनगणना प्रारंभ होती है। ठीक है, अब चलते हैं 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उससे पहले हम देख लेंगे कि कब स्थापना हुई थी। 1885 में हुई, मुंबई में हुई। और यहाँ पर एवो हुम जो हैं वो इसके क्या थे, संस्थापक थे। अब प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो वो हुआ था यहाँ पे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में होता है प्रथम, दूसरा होता है कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, जो काकोरी कांड हुआ वो जो ट्रेन वाला केस है, काकोरी संयंत्र वाला जिसे कहा जाता है, अब तो उसको काकोरी एक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ के पास ये जगह पड़ती है। तो अभियुक्तों को बचाव के लिए देखिए जब इनमें बहुत सारे लोग पकड़े गए तो उनको बचाव के लिए एक समिति का गठन होता है। तो उस समिति का आपको नाम बताना है, तो याद रखेंगे वो थी यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 जो कहते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, इसका विरोध जो है वो किसने किया था। सबसे पहला महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था जो बिहार में हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला आप जानते हैं वो इसी से संबंधित हैं, वही सबसे पहले लखनऊ में आकर इनसे मिले हुए थे, तो शायद राजकुमार शुक्ला ऐसे ही नाम है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे NG रंगा। ठीक है, जो NG रंगा थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का खुलकर विरोध किया था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन उससे कोई फर्क उन पर पड़ा नहीं था। 9 में कहते हैं कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। आप साइमन कमीशन जो 1928 में आता है तो आप सभी को पता है साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था।
ठीक है, कोई भी यहाँ पे इंडियन नहीं था, ये इसकी विरोध करने की एक मुख्य वजह बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का, वो होगा डी वाला। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इसमें किसी भारतीय को नहीं शामिल किया गया था, इसीलिए इसको क्या किया गया था, बहिष्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 में कहते हैं कि वर्ष 1946 की बात है जब आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं करी थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में जो पैरवी हुई थी, जो उसमें मुकदमा चला गया, तो उसमें किसने नहीं इसमें साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है वो जल्दी से देखिए तो होगा क्या, एक तो भूला भाई देसाई जो हैं, ठीक है, वो थे, इसके साथी में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ में थे, इन्होंने पैरवी करी थी, साथ में कैलाश नाथ काटजू ने भी करी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने इसकी पैरवी नहीं करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन आपके किस चीज़ के आने हैं, वो आने हैं भूगोल के। ठीक है, ज्योग्राफी के आने हैं, उनको यहाँ पे जल्दी से देखिएगा। तो कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सभी को पता है, ये सहारा है। कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और उत्तरी अफ्रीका में, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अफ्रीका में भी कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। उससे पहले एक बार बता दूं दोस्तों, अगर आपको पूरा PDF कोर्स चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन मटेरियल यहाँ पे तैयार करवाया है, जो आपको क्या करता है, बहुत ही कम समय में अच्छे खासे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा देगा। तो उनको आप ज़रूर ले लीजिए, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके, डिटेल आपको सामने दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो कहते हैं भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, जो भारत है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में टोटल 6 प्रदेश हैं जो प्राकृतिक रूप से विभाजित किए गए हैं। ठीक है, टोटल 6 प्रदेश प्राकृतिक रूप से विभाजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेलांग घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है बेसिकली। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, तो कहते हैं कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान बनता है। ठीक है, भारत में अब सबसे बड़े की बात कर लेते हैं तो राजस्थान हो जाता है भारत का। सबसे छोटा देखिए तो गोवा हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे छोटा केंद्र शासित देखिए तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो ये चौथे नंबर पर आता है पूरे भारत में। ठीक है, कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। ठीक है, जो मानसून है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से देखिए, वो हो जाएगा यहाँ पे अरबी। ठीक है, अरबी भाषा के एक शब्द है मानसून। ठीक है, आपको इसके नाम से लगता भी है कि ये हिंदी तो है ही नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। अब क्या है, 5 क्वेश्चन आपके किस चीज़ के हैं, इकोनॉमिक्स के आने हैं। तो इकोनॉमिक्स भी हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। 16 में कहा गया कि वैश्वीकरण का अर्थ है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन जो है इसका अर्थ क्या है। आपको पता होगा कि 1991 में एक नीति आती है जिसका नाम होता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसी की यहाँ पे बात करें, जो वैश्वीकरण है ये बेसिकली होता क्या है। तो देखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था है जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पूरे विश्व के साथ जोड़ना ही हमारा वैश्वीकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तो कहते क्या है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो ये मुख्यतः गांव में पाई जाती हैं। तो हमने इसको पहले भी बता रखा है। तो होगा क्या, जो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी कि किसी कार्य में अगर 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है, वहाँ पर 3 या 4 लगे हुए हैं, तो वो 2 व्यक्ति जो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बजट जो है क्या। ठीक है, बजट है जो वो क्या है, तो याद रखेंगे बजट एक लेखपत्र है। अब यहाँ पर किस चीज़ का है, तो ये देखने योग्य बात है। तो ये होगा का सरकार का राजकोषीय नीति। ठीक है, जो सरकार की राजकोषीय नीति है वही तो बजट है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 और 30। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, जो संविधान में मेंशन है उस संस्था का आपको नाम बताना है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, नीति आयोग। ये क्या है, आपकी संविधानेतर संस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब संविधान में नहीं है। बाकी अगर वित्त आयोग देखिए अनुच्छेद आपका 280 है, निर्वाचन आयोग भी आपको देखने को मिलता है, अंतर्राज्यीय परिषद भी आपको संविधान में देखने मिलती है। अब संविधान में जो नहीं है वो है नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर आया था 1950 में योजना आयोग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे 2015 में इसको नीति आयोग घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, तो कहते हैं आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, ठीक है। आर.एन. मल्होत्रा की जो कमेटी है वो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी बीमा क्षेत्र से, ठीक है। जो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड रहती है आपकी कौन सी है, वो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके संविधान के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो कहते हैं जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मत का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। सभी वयस्क अधिक नागरिकों जो 18 साल के अगर आप हैं तो वोट देने लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यही तो प्रजातंत्र होता है, ठीक है। यानी कि आप अपने हिसाब से चुनते हैं, किसी भी आपके मुखिया हों या फिर कोई भी हो, जितने यहाँ पे नेता होते जो सरकार चलाते आप ही चुनते हैं, तो ये प्रजातंत्र ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो कहते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। अब समवर्ती सूची की बात कर लेंगे, देखिएगा होता क्या है, एक संघ सूची होती है, ठीक है, एक यहाँ पे आपकी होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पे बनाते हैं कानून, तो वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिया कहाँ से गया है ये आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा क्या, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो 23 में जल्दी से देखिए, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आपको मिलती है भाग 20 में, ठीक है। जो भाग 20 है ये संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अनुच्छेद कौन सा है, ये है 368 अनुच्छेद है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसको चौथा स्तंभ कहा जाएगा। प्रेस का मतलब ये नहीं समझिएगा कपड़े प्रेस करने वाली, वो नहीं होती है। प्रेस का मतलब मीडिया से है, पत्रकारिता से है। 24 का करेक्ट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पर डी। अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है, ठीक है। कौन सा कार्य है जो वो कलेक्टर के द्वारा नहीं किया जाता है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे आयकर का एकत्रीकरण, ठीक है। जो आयकर है ना, जो राजस्व है, ठीक है, उसका जो कलेक्शन होता है उसका क्या होता है, कलेक्शन का कलेक्टर जो आपका कलेक्शन होता है राजस्व का, वो नहीं किया जाता है कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। कलेक्टर मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम जो होते हैं। चलिए, तो आय का एकत्रीकरण किसी राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है, ना कि कलेक्टर के द्वारा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो साइंस के 5 क्वेश्चन है, इसमें देखें तो कहते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है कौन सा होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बी वाला, ठीक है। क्या होगा, सिलिकॉन यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइसोबार वायु दाब है, आइसो हाइट ऊंचाई से संबंधित है। तो अब देखिएगा इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो आइसो हेलाइन होता है ये बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं है। बाकी जो है आपके आइसोबार वायुदाब से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे आइसो हाइट ऊंचाई से होता है, और आइसो बात जो है वो गहराई से होता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 में, ठीक है। 28 में कहा गया कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र जो है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस में कौन सी होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है किण्वन, ये आपका करेक्ट आंसर है। 29 में कहते हैं कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। अब जो लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर इसको बेसिकली कहा जाता है, लेकिन लाइटर के यूज और भी होते हैं, तो ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन गैस का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सी गैस का,
जो ब्यूटेन गैस है ना, इसका यूज किया जाता है सिगरेट लाइटर में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 30 में देखिएगा, जो कहते हैं यहाँ पे जो अनुवांशिकता है ना, इसकी इकाई क्या है। ठीक है, जो अनुवांशिकता है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो हो गया क्या यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर बताइए 30 का। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, जो जीन है ना, ये इसकी यूनिट होती है, अनुवांशिकता थी। ठीक है, तो साइंस के भी 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। अब मैथ, रीजनिंग और पैसेज करने से पहले हम एक ही लाइन में आपके जीएस के निपटा देते हैं। ठीक है, अब करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन आने हैं, जो 51 से शुरुआत है। तो बीच में हमने छोड़ा वो पैसेज है और हिंदी है, मैथ है। ठीक है, तो उसको अभी हम बाद में कर लेंगे। तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इनको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल जो है, ये कॉमनवेल्थ गेम है 2026 वाला, ये इसमें से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है। ठीक है, 3 खेल जो हैं 2026 से भी हटाए गए हैं। तो याद रखेंगे ये कौन से हैं। एक तो इसमें इसको कुश्तीबाजी और निशानेबाजी और तीरंदाजी। ठीक है, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा पदक मिलते हैं, एक कुश्ती हो गया, निशानेबाजी हो गया। तो इसमें क्या है, इसको 2026 के कॉमनवेल्थ से हटा दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, संसद के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ए वाला। कहते हैं डिजिटल संसद के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पे बनना है, ये बन रहा है आपका जयपुर भारत में। ठीक है, कहाँ पे, जयपुर भारत में बन रहा है। तीसरा, थर्ड जो है लार्जेस्ट स्टेडियम होगा ये पूरे विश्व का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। ठीक है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है, इसका आंसर जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे केरला उच्च न्यायालय। ठीक है, केरला उच्च न्यायालय जो है ये पेपरलेस अदालत बन चुकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून को यहाँ पे मंजूरी दी है। ठीक है, तो अब देखिए बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी जाए, इसके लिए एक देश ने मंजूरी दी, वो देश कौन सा है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा मंजूरी दी गई ताकि यहाँ पर बाल विवाह पर पाबंदी लगाई जा सके। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो होगा अगर 56 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए बी वाला। ठीक है, शेफाली वर्मा किससे रिलेटेड है, ये आपको पता नहीं चाहिए, ये क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, किससे, क्रिकेट से संबंधित हैं शेफाली वर्मा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया। यह अभी कल भी एक पेपर में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन में जो छात्र जो वहाँ पर मतलब क्या है ना कि फंस गए थे, पढ़ाई करने गए थे, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम चलाया गया, उसी के तहत इनको वापस भारत लाया गया। कहते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास आरंभ किया। ठीक है, किस नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास होता है, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ भारत जो है पैसेज या फिर पैसेक्स यहाँ पर ये आयोजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द लिटिल बुक ऑफ जॉय के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिएगा 59 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके लिए वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, एक तो दलाई लामा और दूसरे डेसमंड टेटू। ठीक है, उपयुक्त दोनों इसके करेक्ट आंसर जो दोनों लोगों ने इस पुस्तक को लिखा द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, दलाई लामा और डेसमंड टेटू। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन 60 में कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को पता है, ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले अब यहाँ पे क्या कि जनरल अवेयरनेस के आपके 10 नंबर का आना है, उसको भी यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, जो वाटर लिली है ना, ये किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे अपने यहाँ का क्या है उसका कमेंट में हमको जरूर बताइए। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। बांग्लादेश का वाटर लिली जो है ये आपका राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि समय सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। आपको कुछ देश दिए हुए हैं और इसी तरीके से एग्जाम में फिर से आएगा। ठीक है, एक राजधानी नहीं पूछता है, बहुत सारी पूछता है ऐसे सुमेलित करने वाली। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या है वो आप हमको बता दीजिए। तो नॉर्वे का आपकी राजधानी क्या है, ओस्लो है। ठीक है, फिर कहते हैं साइप्रस क्या है, निकोसिया है। फिर यहाँ पे देखिए जो जॉर्जिया की है वो कौन सी है, वो तिब्लिसी है। ऑस्ट्रिया की वियना है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैच करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 में, इसका आंसर दीजिए। तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया, वो कौन हो जाएंगे। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था सबसे पहले। निर्विरोध का मतलब क्या होता है कि आपके अपोजिट में, ठीक है, कोई भी यहाँ पर खड़ा ही ना हो चुनाव में। ठीक है, सिर्फ चुनाव में अगर आप सिर्फ अकेले हैं तो आपको क्या होता है, निर्विरोध जीत दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस डैश द्वारा घोषित किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है सबसे पहले किसके द्वारा इसको घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 64 का, वो हो जाएगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है सबसे पहले घोषित किया गया। कब मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, तो उसका यहाँ पर बोला गया है कि मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यहाँ न्यूयॉर्क में स्थित है। 66 कहता है कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो गोल गुंबद है ना वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी भी फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे कर्नाटक का बेलूर मठ भी फेमस है। चलिए, तो आप करेक्ट आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, झारखंड का जो लोक नृत्य है वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा, तो 67 में देखिए, तो ये हो गया आपका, एक तो आपका लीन हो जाएगा। ठीक है, लीन, और दूसरा पाइका। ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी और दोनों। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए, तो झारखंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 67 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी वाला। ठीक है, तो बी और सी होगा, लीन नहीं होगा, छऊ होता है। ठीक है, छऊ और पाइका होगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। तो छऊ और पाइका है, लीन नहीं होता है झारखंड का, तो दो हैं ये, छऊ और पाइका। अगला क्वेश्चन कहता है जूडो जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो 68 में देखिए, जो जूडो जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल है। और चीन का क्या है, चीन का है टेबल टेनिस। अपने भारत का क्या है, भारत का है हॉकी। पाकिस्तान का भी हॉकी, बांग्लादेश की कबड्डी। चलिए, गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा जो हैं इनको गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 70 में कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाती है तुरंत डेट कौन सी, वो आ जाती है 1972। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 92 की बात करें तो हुआ था यहाँ पे रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अर्थ सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। तो अब चलते हैं बाकी प्रश्नों की तरफ। अब 50 क्वेश्चन जो जीएस का आना था वो हमने कर लिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो अदर पोर्शन आना है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए भैया देख लेते हैं यहाँ पे 36 में देखिए, तो कहते हैं वैमनस्य का विलोम शब्द क्या। 5 यहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आने हैं, उसको देखिए। तो वैमनस्य का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैमनस्य का क्या होता है, सोमनस्य होता है। ठीक है, वैमनस्य का सोमनम विलोम होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 37, तो कहते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय जो है ये आपका सूर्योदय का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाए। सूर्य प्लस उदय ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले में कहा गया कि वाक्यांश का एक शब्द बताइए। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको कहा जाता है निर्मम। कहते हैं ना कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम का मतलब क्या है, बिना किसी दया दिखाए उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, तो उसे कहते हैं ममता नहीं थी उसके अंदर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि छक्का पंजा करना, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। छक्का पंजा करना जो है इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना ये आपका छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40, तो कहते हैं जो जयद्रथ वध है ना ये किसकी रचना है। बहुत बार पूछा जाता है। तो जयव्रत वध जो वध है, ठीक है, ये किसकी रचना है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है ये इसके रचयिता हैं जयद्रथ वध की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में क्या है, आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज आप पढ़ लीजिए। बहुत छोटा सा है, इंग्लिश वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ें। तो उम्मीद है आपको ने इसको पढ़ लिया है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि टू सेल वन साउल टू द डेविल। कहते हैं कि किसी की आत्मा डेविल यानी कि किसी दैत्य को बेचने का मतलब क्या है। तो पैसेज में हमने पढ़ा था वो मतलब ये होता है गिविंग अप वंस हॉनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि अपनी मतलब कहते हैं हॉनेस्टी, अपनी ईमानदारी बेचना कुछ फ़ायदे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें से पूछा गया कि मिस्टर रोहन थॉट दैट वुमन वीकेंड मैन बिकॉज। ठीक है, मिस्टर रोहन जो है वो सोचते हैं कि वो जो वुमेन है वो कमज़ोर होती हैं मेन से। तो क्योंकि ये पैसेज में हमने पढ़ा क्यों होते हैं, तो याद रखेंगे। कहते हैं ना कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट व्हाट द स्टोरी ऑफ द सैमसन एंड द लॉ इलिस्ट्रेट्स करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है इट वाज मिस्टर रोहन्स बिलीव दैट। ठीक है, कहता है कि ये रोहन का बिलीव था, वो क्या था। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर। अभी हमने एक पैसे में सब पढ़ रखा है, तो ये हो जाएगा वन मोस्ट लेड एंड ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपको इनकरेक्ट जो है इसमें स्पेलिंग बताना है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो ठीक है, 44 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक तो यहाँ पे देखिए बोरो, ये एकदम सही लिखा है। टेररिज्म सही लिखा है। अलाउंस जो है सही लिखा है। तो क्या है, अलॉटमेंट जो है ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें डबल एल होगा। ठीक है, चलिए तो बी इसका करेक्ट आंसर। जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, बोलते हैं कि आ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन है। ठीक है, एक खुद की जो गवर्निंग कंट्री होती है या फिर रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 45 का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, वो होता है ऑटोनॉमी। ठीक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें जो 46 है इसमें कहा क्या गया वो देखिए। कहते हैं जो स्मिता है वो मनीषा से बड़ी है। ठीक है, तो हम स्मिता के एस ले लेते हैं और मनीषा से बड़ी है, तो यहाँ पे हम बड़े का साइन लगा देते हैं एस की तरफ। तो हमारा देखिए यहाँ से क्लियर हो गया ना, स्मिता जो मनीषा से बड़ी है। फिर कहता है धान्या जो है वो मनीषा से बड़ी है। ठीक है, जो धान्या है वो मनीषा से बड़ी है, तो धान्या भी जो धान्या है वो मनीषा से बड़ी, यानी मनीषा जो धान्या से छोटी है। तो ये हो गया देखिए बड़ी होगी, डी धान्या मतलब डी हो गया, परंतु स्मिता से छोटी है। ठीक है, अब कहता है ना कि ये जो है डी जो है ये स्मिता से छोटी है। ठीक है, स्मिता जो है क्या कहते हैं नहीं, अब इसको अलग एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी स्मिता से छोटी, मतलब स्मिता जो इससे बड़ी है। ठीक है, फिर कहता है करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है। करुणा जो है रम्या और मनीषा से छोटी है। ठीक है, करुणा जो है अब यहाँ पे देखिए मनीषा से छोटी है। ठीक है, रम्या और मनीषा से छोटी है करुणा। ठीक है, तो मनीषा से भी छोटी है, ये मनीषा से छोटी है, तो हम इसको ऐसे साइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा साइन लगाएंगे तो करुणा का के ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 आपको यहाँ पे वो मिलेंगी क्वेश्चन। ठीक है, और रम्या और मनीषा से छोटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रम्या भी इससे बड़ी है। ठीक है, रम्या भी इससे बड़ी है, तो ये हो गया आपका।
अब देखिए कहते हैं मनीषा रम्या से बड़ी है। मनीषा जो है ये मनीषा जो है रम्या से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रम्या से बड़ी मनीषा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो इन पांचों में किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है, जो सभी के ठीक मध्य में है। अब इसको थोड़ा सा कंबाइन करके हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे 46 में कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा जो है ना, ये हर बार बीच में आ रही है, यानी कि ये जो है ये बीच में हो जाएंगी। मनीषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं डी के का भाई है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर जो डी है वो के का भाई है, ठीक है। डी जो है वो के का भाई है, तो डी जो है वो मेल है। फिर कहते हैं एम जो है वो के की बहन है, ठीक है। एम जो है वो के की बहन है, ठीक है। एम होगा निगेटिव। अब कहते हैं आर डी का पिता है, ठीक है। अभी हम इसको लेंगे नहीं। एस एम की माँ है, ठीक। कहते हैं ना एस जो है वो एम की माँ है, तो एस जो है वो एम की माँ हो गई। ये भी यहाँ पे हो जाएंगी फीमेल। फिर कहता है यहाँ पे देखिए, फिर कहते हैं ना कि जो आपकी के का आर से संबंध क्या है, ये पूछा गया। आर जो है डी का पिता है, बोला है जो आर है वो डी का पिता है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ये हो गया आर। तो आर और एस यहाँ पे पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों के रिलेशन भाई बहन से है। तो के का आर से संबंध क्या होगा, के का जो है वो आर से संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका हमने देखा अभी जेंडर स्पेसिफाई है ही नहीं, इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़की है लड़का है। तो यहाँ पे क्या हो जाए पुत्र या पुत्री होगा, क्योंकि यहाँ पे आर और एस पति पत्नी है, उनके बच्चे कौन है, डी इसका बेटा है, एम इसकी बेटी है, के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये पुत्र या पुत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो 48 में क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा देखिए हत्या वध कत्ल, ये तीन एक जैसे हैं। अपहरण तो दूसरी चीज़ हो गई, इसमें भी मौत होगी, इसमें भी मौत होगी, इसमें भी मौत होगी। अपहरण में क्या होगा, मौत नहीं होगी, तो ये सबसे अलग है। 49 कहता है ना कि 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण यहाँ पे बनाती हैं, ठीक। 9:30 बजे की बात कर रहे हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे घड़ी बना के, यह एक फार्मूला भी होता है लेकिन घड़ी बना के भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। घड़ी हो गई, बोलते हैं 9:30 बजा है, तो एक घड़ी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे होगी 9 वाली सुई छोटी वाली, और बड़ी जो है ये कहाँ पे होगी, ये 6 पे होगी, क्योंकि तभी ना यहाँ पे बजेगा 9:30, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल होगा लगभग कितना है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 49 का करेक्ट आंसर, वो लगभग क्या है, ठीक है, आपका 105 हो जाएगा। 90 मतलब क्या हो, 90 एकदम सीधा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऊपर को है तो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 105। अंदाजे से भी कर सकते हैं इसको, वरना फार्मूले से भी कर लीजिएगा। 50 में कहते हैं जो आपको कथन या कारण दिया हुआ, तो कथन जो दिया हुआ है वो कहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर हो रहे हैं, मतलब मजबूरी में बाहर हो रहे हैं। तो इसका कारण इन्होंने दिया है कि उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। भूमि आधार जो कहते हैं ना वो ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे दोनों जो हैं आपके एकदम सही बात है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे दोनों कथन और कारण सत्य हैं, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। अब देखिए उनके जोत का आकार किसी का किसान का छोटा होता है, तो वो क्या करता है मजबूरी में वो छोड़ देता है खेती और बाहर कमाने चला जाता है। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग भी 5 प्रश्न